सरकार में इस्तीफे नहीं होते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। यह खबर सभी बता रहे हैं, लेकिन यह कोई नहीं बता रहा है कि इस्तीफा आखिर हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसकी स्क्रिप्ट कहां लिखी गई, इसका बीजेपी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, कॉकरोच जनता पार्टी की राजनीति कहां जाएगी, अभिजीत दीपके क्या सक्रिय राजनीति में आएंगे और इस इस्तीफे के पीछे संघ की क्या भूमिका है। इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे। पॉलिटिक्स वाला एडिटर पंकज मुकाती जी हमारे साथ हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है। राजनाथ सिंह ने 2015 में कहा था कि ये यूपीए सरकार नहीं है, और तब से ये धारणा भी थी कि यूपीए सरकार नहीं है जिसमें इस्तीफे लिए जाते हों या इस्तीफे होते हैं। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अभिजीत दीपके ने भी कहा कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये मतलब पुष्पा टाइप का मामला नहीं है कि झुकेगा नहीं। अब तो मोदी जी भी झुक गए हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। लेकिन ये इस्तीफे के पीछे की स्क्रिप्ट कहां से लिखी गई और आखिर वो कौन सी वजह है, क्यों मजबूर होना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे के लिए? देखिए, वो जो है ना, एक आपने सुना होगा कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। इस्तीफा तो आ गया, लेकिन इसमें बहुत दबाव पूरे 36 दिन के बाद। अब वो झुकना कितना है नहीं है ये तो समझेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक संघ ने, आरएसएस ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी नहीं की थी। एक दिन पहले मोहन भागवत का एक वीडियो आया है, जिस वीडियो में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आप सब पर शासन नहीं कर सकते। इसका क्या आशय है? आपको लोगों को सुनना चाहिए, संवाद करना चाहिए, आप सब पे शासन नहीं कर सकते। एक तरह से वो बिटवीन द लाइन संघ की जो शुद्धतम संघी भाषा है उसमें समझा रहे थे कि आप तानाशाही नहीं कर सकते, आपको संवाद करना होगा, आप लाठीचार्ज नहीं कर सकते। उसका मतलब यही था कि संवाद से बात बनेगी। और जब मोहन भागवत ये कहते हैं कि संवाद से बात बनेगी, और इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही, जो भाजपा समर्थित सारे लोग या जो ट्रोल करने वाले लोग थे वो लगातार छात्रों को ट्रोल कर रहे थे कि वो गालियां दे रहे हैं, वो वहां पर अश्लील पोस्टर लगा रहे हैं। इस मामले में मोहन भागवत ने कहा, मतलब इससे मोदी और भाजपाइयों को भी सीखना चाहिए कि उन्होंने ये कहा कि जैन जी का विरोध इसी तरह से होता है, उसको समझिए। यानी मोहन भागवत समझ गए कि जैन जी क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि युवा वहां पर भजन भी गा रहे हैं। आप एक किस्से को दिखा रहे हैं कि कहीं गालियां हो रही है, कहीं अश्लील भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वहां भजन भी गा रहे हैं और नए ढंग से फ्यूजन म्यूजिक के साथ गा रहे हैं। तो गाने दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो इससे स्पष्ट किया मोहन भागवत ने कि ये संवाद नहीं किया, यही तानाशाही रही तो टूट जाएंगे। जी, मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने बाहर कहा है, इसके पहले भाजपा में या सत्ता में संघ का भी कहीं ना कहीं एक सर्वे होगा कि 36 दिन में क्या असर हुआ। क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, अभिजीत दीपके जब विदेश से वापस इंडिया आए थे, तब शायद सरकार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि एक इस तरह का आंदोलन खड़ा होगा जो सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों तक पहुंच जाएगा। हमने कल जर्मनी के वीडियो देखे, हमने ऑस्ट्रेलिया के देखे, हमने नीदरलैंड्स के देखे, हमने यूके के देखे कि जहां पर प्रदर्शन हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और जो जिस तरह के आपने बताया कि जैन जी का जो प्रोटेस्ट का अपना एक अलग तरीका है, उनके स्लोगन्स जिस तरह के होते हैं, जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उसमें इस मामले में और ज्यादा हवा दी, इस मामले ने और ज्यादा युवाओं को उकसाया। जो उनके बारे में ट्रोल आर्मी ने जिस तरह की टिप्पणियां की, तो व्हाट्सएप और फेसबुक वाली जो ट्रोल आर्मी है वो इंस्टाग्राम वालों से हार गई। इंस्टाग्राम वालों ने उनको बुरी तरह से नस्ते नाबूद किया और हर एक उनका जवाब उतनी ही मजबूती के साथ दिया। तो आप ये देखिए कि जो सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी है उसने ये भी शुरू किया कि आप इनसे इस ढंग से नहीं जीत सकते। तो भाजपा या दूसरे राजनीतिक दल जो ट्रोल आर्मी बैठाए बैठे हैं, उनको भी एक चुनौती इससे मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने भी एक वीडियो में कहा था कि स्क्रिप्ट क्यों लिखी गई, क्यों मजबूर होना पड़ा उस इस्तीफे के लिए जो कि भाजपा इस्तीफा नहीं लेती मंत्रियों का। हमने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, कल ही बनाया था शायद, जिसमें हमने इस बात का जिक्र किया था कि कई बच्चे घर छोड़ के प्रदर्शन में आ गए हैं और उससे भाजपा के वोट बैंक पे असर पड़ रहा है कि एक घर में माँ बाप जो कट्टर भाजपाई हैं, जो मोदी समर्थक हैं, उनका बच्चा
दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है जी। तो एक घर में वोट टूट रहे हैं और 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया है, तो यानी 23 लाख परिवार और उनके आसपास के लोग, तो एक बड़ा वर्ग होता है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे समझा कि इससे वोट बैंक टूटेगा। हमारे पास भी उस वीडियो के बाद कुछ मैसेज आए, कुछ लोगों के संदर्भ आए कि आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया और यही हकीकत है। तो जब पार्टियों को ये लगता है कि हमारा जो वोट बैंक है, जो मोदी परिवार जिसको कहा जा रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, वो भी इससे टूट रही है और जैन जी के असर में आगे ये भी हो सकता था कि माँ बाप भी एक समय के बाद बच्चों की बात सुनने लगते हैं। तो एक घर में 2 वोटर होते, युवा अलग, माँ बाप अलग, और हो सकता है फिर दोनों मिलके सरकार के खिलाफ बजाते हैं। इसलिए जब लगता है कि सत्ता चली जाएगी अगले चुनाव में, तो बेहतर है एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाए। 12 साल करीब हो गए मोदी सरकार को, 12 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। पहला ऐसा बड़ा आंदोलन है जिसमें इस तरह से सरकार झुकी है। किसान आंदोलन हुआ था, कानून वापस लिए गए थे, उसके बाद ये दूसरा बड़ा आंदोलन, लेकिन ये अपने तरह का आंदोलन है कि अन्ना हजारे का जो आंदोलन हुआ था उसके बाद ये। भाजपा की राजनीति इस आंदोलन के बाद, इस इस्तीफे के बाद कहां आप देखते हैं, वो कितना नुकसान होगा? देखिए, इससे भाजपा को नुकसान तो दिखा है और आगे और नुकसान होता दिखेगा। और भाजपा का जो ये मान लिया गया था कि भाजपा का रणनीतिक कौशल, चुनावी कौशल, चुनावी रणनीतियां, समझ और दूरदर्शिता सब दूसरी पार्टियों से कई गुना आगे है। जब देश अभी 2026 की बात कर रहा है, 2029 के चुनाव की बात कर रहा है, तब एक ये जुमला चलता था या हकीकत थी या ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी 2047 के चुनाव की तैयारी कर रही है। तब तक के तो सारे चुनाव जीत ही रही है, इतना लंबा प्लान बना रखा है। लेकिन कोई एक आंदोलन आता है जो ये सारी कलाई खोल के रख देता है। इस आंदोलन ने साबित कर दिया कि दूरदर्शिता, तमाम तरह के कौशल सब धरे रह गए। जब एक मुसीबत से सामना हुआ, जब एक बड़ी मुसीबत या बड़े चैलेंज या बड़ी चुनौती आपके सामने आती है, उस समय आपका रणनीतिक कौशल दिखता है। अब कहां गए वो चाणक्य, कहां गए वो ट्रेंड सेटर मीडिया, कहां गए वो कवि जो ये कहते थे कि ऐसे कई 2-4 कॉकरोच आएंगे, उनको हम हीट से मार देंगे। हिट कहां है उनका? सुपर हिट हो गया। तो इस तरह से भाजपा को पूरा नए सिरे से, यूथ के हिसाब से, नई जनरेशन के हिसाब से योजनाएं बनानी पड़ेगी। उस तरह के नेता रखने पड़ेंगे, उस तरह के प्रवक्ता रखने पड़ेंगे, उस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। यानी भाजपा अब तक जिस स्ट्रेटेजी से चुनाव जीतती आ रही है उसको पूरा यू टर्न लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहां से शुरू होती है कि अगले 1-2 साल में जो इलेक्शन आने हैं उसमें वो कितना खुद को बदल पाती है। 75+ वाला जो मामला है भाजपा में कि बुजुर्गों की सरकार नहीं रहेगी, ये आंदोलन आगे जाके इस पर भी आएगा कि कितने युवा चेहरे, कितनी युवा लड़ाइयां, और इसमें से कितने युवा अब राजनीति में एक बार जो सक्रिय हो जाते हैं, वोटर के तौर पर, चुनाव लड़ने के तौर पर, राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, कहीं न कहीं ये युवा संगठित हुए हैं। तो इसका असर देश की राजनीति में देखने को मिलेगा। आप ये देखिए कि राजीव गांधी प्रचंड 400 से ज्यादा सीटों के साथ 84 में बहुमत में थे, प्रधानमंत्री बने थे। 89 आते आते वीपी सिंह का आंदोलन होता है। इस आंदोलन को ऐसे ही मजाक में लिया गया, लेकिन वीपी सिंह ने भले ही 1.5-2 साल के लिए, लेकिन उस सत्ता को उखाड़ फेंका, क्योंकि 400 सीट वाली एक पार्टी चुनाव हार गई और वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए, राजीव गांधी बाहर हो गए। तो सत्ता जब युवाओं के हाथ में थी, वो आरक्षण आंदोलन था, मंडल कमंडल का आंदोलन था, वीपी सिंह ने वो फोर्स का मुद्दा उठाया, जिस मुद्दे को कुछ माना ही नहीं गया उस समय, लेकिन उस एक मुद्दे ने सरकार पलट दी। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है, इसलिए उसका कौशल जो है, उसकी सारी जो रणनीति है, मुझे लगता है वो आज से इस पे काम करेंगे और अगले चुनाव तक बदलाव अगर नहीं हुआ तो भाजपा को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इससे एक रास्ता खुल गया है आवाज उठाने वालों का। इस देश में अभी कोई आवाज नहीं उठाता था, विपक्ष भी ये मान के चलता था कि भाजपा से जीतना नामुमकिन है। तो छात्रों ने दिखा दिया कि आप किसी से भी जीत सकते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। कितना दबाव में थी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अगर 2 रात लगातार, रात को 12 बजे उन्हें अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर जारी करना पड़ रहा हो ताकि वो यूथ को एड्रेस कर पाए। प्रधानमंत्री ने तो स्ट्रेटेजी बदल ही ली वो अब उस पे नहीं आ रहे हैं फेसबुक पे या इस पे, वो इंस्टा पे आए हैं। वर्टिकल वाला वीडियो बनाया है, बिना किसी पीछे तामझाम के, जैसे युद्ध बनाया है उस तरह का वीडियो बनाया है, और उसी तरह से उन्होंने मित्रों के बजाय फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया है। तो प्रधानमंत्री तो युवा बनने की कोशिश कर ही रहे हैं, पार्टी क्या करती है देखते हैं। बिल्कुल।
यहां बीजेपी की हमने बात कर ली, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य अब क्या होगा? क्योंकि जो सटायर से शुरू हुआ था सफर, अब वो क्या सीरियस राजनीति में बदलेगा? अभिजीत दीपके का क्या होगा? अभी तो इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि अभिजीत दीपके का क्या होगा, पर जिस तरह का समर्थन उनको मिला है जी, उसे लगता है कि वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे। लेकिन राजनीति में सक्रिय रहना एक अलग बात है और चुनावी राजनीति में सक्रिय रहना अलग बात है जी। अभी तक के माहौल देख के ऐसा लगता है कि अभिजीत दीपके शायद ही कोई पार्टी बनाएंगे, अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की फजीयत से सबक लिया होगा। हो सकता है कि वो एक या प्रशांत कुमार पीके से कोई सबक लिया होगा जो राजनीति में उतरे और विफल रहे। तो हो सकता है कि अभिजीत दीपके के लिए बेहतर भी यही होगा कि वो राजनीतिक विचारक, शोध वाले या आवाज उठाने वाले किसी नेता के तौर पर बने रहे, लेकिन चुनावी राजनीति में जाना शायद फिलहाल इस पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, वो जा भी सकते हैं। इस आंदोलन से एक और जो सबसे अहम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी फजीहत हुई है, जंतर मंतर पर भी हुई है, और एक कहें कि गुब्बारे में से जो हवा निकलती है उस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया की हवा निकल गई। उन्होंने जिस तरह से जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को कवर पहले किया ही नहीं, उसके बाद किया तो वो भी नेगेटिव किया। अब और विदेशी एंगल भी निकाले गए कि कहीं चीन से फंडिंग, कहीं अमेरिका से फंडिंग, कहीं पाकिस्तान से फंडिंग। अब उस मीडिया का क्या है जो नैरेटिव, एक तरफा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी मेन स्ट्रीम मीडिया, क्या ये उसकी हार है? और अब क्या उसको भी एनालिसिस करने की जरूरत है, या अभी भी जो चश्मा है अंधभक्ति का वही चढ़ा रहेगा और फिर लोग भले से गोदी मीडिया का हैं या जो भी कहें? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया को, एबीपी न्यूज और आज तक जैसे मीडिया को ये कहना पड़ा, इसे पोस्टर बनाने पड़े कि मैं पत्रकार हूं जी, तो मतलब आपकी विश्वसनीयता संदेह में थी है। आप बता रहे हो कि मैं पत्रकार हूं, आपको बताना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो मीडिया थे, जो ये समझते थे कि उनकी वजह से सरकार चल रही है, वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, देश उनके हिसाब से चल रहा है, और वो जो 5, 7, 10 मीडिया हैं वही देश को तय कर रहे हैं। और वो जब तक उनको यहाँ पर भी ये वो था कि हम नहीं दिखा रहे हैं तो देश नहीं देख रहा है और कोई असर नहीं पड़ेगा, इस आंदोलन का कोई दबाव नहीं पड़ेगा, ये भ्रम टूट गया। क्योंकि नई जनरेशन ने ये दिखा दिया, जो कोर्ट ने मजाक में कहा था कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार है, ये साबित हो गया जंतर मंतर में कि जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार है। मीडिया ने भले ही ना दिखाया हो, लेकिन लोगों तक 10,000 से ज्यादा युवाओं ने जो उस आंदोलन में शामिल थे, सबने एक न एक वीडियो बनाया और बहुत सारे वीडियो आए, सोशल मीडिया पे आए, और इससे इस मीडिया के सामने भी एक चुनौती खड़ी हुई है कि अब झूठ नहीं दिखाया जाएगा। भाजपा को तो अपनी रणनीति बदलनी होगी अगले चुनावों के लिए, लेकिन मीडिया को भी आत्ममंथन करना होगा और उसको भी अपना तरीका बदलना होगा। और मुझे लगता है कि मीडिया भी अब एक ठीक ठाक पत्रकारिता इसके बात करने लगेगा, और ऐसे जो एंकर या जो लोग दिखाई देते हैं जो एक तरफा बातें करते हैं, शायद उनका भविष्य राजनेताओं से ज्यादा खतरे में है आने वाले समय में। एक अंतिम सवाल के साथ हम इस चर्चा को विराम देंगे, समाप्त करेंगे। दक्ष चौधरी, पिंकी चौधरी टाइप के जो कथित सनातनी नेता हैं, जो कि लठ लेकर जंतर मंतर पर पहुंचने वाले थे, उनको क्या सबक लेना चाहिए? क्योंकि बेफिजूल में हिंदू मुस्लिम वहां भी करने का उन्होंने पूरी कोशिश की कि सनातन का अपमान हो रहा है। देखिए, उनकी तो फजीयत होने से बच गई जी। मुझे लगता है सरकार ने इसीलिए इस्तीफा करा लिया कि 26 को ये जाएंगे जी, तो और इनकी फजीयत न हो जाए, हिंदू रक्षा दल जो है खुद मुसीबत में नहीं आ जाए। एक वीडियो हमने ये भी किया था कि अगर इस तरह की हरकतें रही तो युवा सनातन से भी दूर हो जाएगा। दूसरा, इस तरह के जो आंदोलन थे और जो देश में ये था कि पाकिस्तान का हाथ है, विदेशी ताकतों का हाथ है, जो हमने कुछ गढ़ लिया था। कांग्रेस के समय भी था कि पाकिस्तान का हाथ है हर कोई घटना में, यहाँ पे भी सब चीज में विदेशी फंडिंग है, विदेशी हाथ है, और सनातन विरोधियों का हाथ है। ये सारी जो बातें थी ये भी इस आंदोलन से साफ हो गई कि ऐसा कहने से भी काम नहीं चलेगा। और अगर विदेशी फंडिंग थी तो सरकार सो रही है जी, अगर विदेशी ताकतों का हाथ है तो आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? बिल्कुल। तो सवाल अब सब पर उठ रहे हैं, कोई आंख मूंद के भरोसा नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो हिंदुवादी दल हैं, जो हम लगातार देखते हैं, जो किसी तरह की बातें करते हैं, कहीं भी चीजों को हिंदू मुस्लिम से जोड़ देते हैं जी, उनके लिए भी एक मुश्किल है, एक सबक है। और मुझे लगता है कि आरएसएस जरूर इन जैसे दलों को, ऐसे कई पिंकी चौधरी होंगे जिनको समझाएगा कि भाई आप अपना जो है
तरीका बदल लो, ठीक ठाक से पूजा पाठ में मन लगाओ, इधर उधर मत जाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था वो बीजेपी के लिए, संघ के लिए कॉकरोच कभी नहीं मरा करते ये कहा गया था। जी जी। और कॉकरोच जो है सब कुछ चट कर जाते हैं, तो कॉकरोच धर्मेंद्र प्रधान को ही चट कर गए। और ये शायद ये सबक ले बीजेपी और संघ भी और उनसे जुड़े हुए जितने लोग ये हैं। जो शब्द दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच, उनको इसका श्रेय देना चाहिए कि किसी न किसी रूप में उन्होंने देश की राजनीति को बदलने में भूमिका निभाई है। भले ही गलत ढंग से उन्होंने कॉकरोच कहा था, लेकिन ना वो कॉकरोच कहते ना देश की राजनीति बदलती, ना युवा जागता। खैर, बहरहाल ये पूरी चर्चा में जो है निकलकर जो सामने आया कि भाजपा की राजनीति इससे कहां जाएगी, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी कहां जाएगी, कहां ठहराव होगा उसका। और सबसे बड़ी बात, ये इस्तीफा आखिर हुआ कैसे? 36 दिन, संघ की रिपोर्ट, इसकी स्क्रिप्ट कहां लिखी गई? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पंकज जी, इस विस्तार से चर्चा के लिए, तफसील से जो पॉइंट्स अभी तक छन छन कर अभी आएंगे वो पहले ही हमने आपको पहुंचा दिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों हुआ, कैसे हुआ। आप भी अपनी राय हमें दे सकते हैं। शुक्रिया।